So, hello everyone. This is our next lecture of Nundal Sir PCB 10 revision notes. And today we will do Basel 3 norms. हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं. बेसल 3 नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, विच इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मेड अप ऑफ 60 कंट्रीज. सेंट्रल बैंक, ठीक है, 60 कंट्रीज सेंट्रल बैंक से मिलके ये बना गया एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट. हेडक्वार्टर गए बेसल स्विट्जरलैंड में जो है. जो कमिटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन सेट नॉर्म्स इन 1988 में नॉर्म सेट करे हैं. बेसल 1 2004 में सेकंड नॉर्म्स एंड 2011 में थर्ड नॉर्म्स टू इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. 1 अप्रैल 2023 से आरबीआई ने बिगिन करी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स इन इंडिया. और ये अप्लाई होता है डिफरेंशियल कमर्शियल बैंक्स में भी, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी, अनदर सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज. बट आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब सेपरेट नॉर्म्स, लिमिट्स एंड डेडलाइंस फॉर देम. ठीक है, सबके लिए सेपरेटली नॉर्म आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है. बेसल 3 नॉर्म रिक्वायर बैंक्स टू कीप कैपिटल अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो. ठीक है, बेसल 3 नॉर्म ये कहते हैं कि बैंकों को एक कैपिटल मेंटेन करके रखना चाहिए अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, विच इज क्लासिफाइड इनटू टियर 1 कोर कैपिटल, टियर 2 बॉन्ड डिबेंचर्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट. एडिशनल टियर 1 होता है 81 बॉन्ड्स जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जिसमें बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है इनफाइनाइट टाइम के लिए, परपीचुएटी जिसे हम कह देते हैं, एंड प्रिंसिपल विल नॉट बी रिटर्न. हाउएवर बैंक बायबैक कर सकता है कुछ सर्टेन ईयर्स के बाद. ठीक है, आरबीआई से. Domestic Systematic Important Banks, DSIB. It is a bank which is considered to be so important to the financial system कि अगर ये बैंक फेल हो गए उसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो ये वो इंपॉर्टेंट बैंक्स हो गए. 2010 में G20's ब्रेन चाइल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर बेसल अगेन, ask countries to identify systematically important financial institutions and put framework to reduce risk in them. ठीक है, तो एक G20 2010 में G20 ब्रेन चाइल्ड ये एक बोर्ड था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसको रखा बनाया गया, जिसमें उनको बोला कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है, कंट्रीज को बोला गया कि आइडेंटिफाई करो कौन कौन से ऐसे ये है इंस्टीट्यूशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें रिस्क को कैसे कम करा जाए. ठीक है, this is Indian accounting standards, accounting norms differed. Ministry of Corporate Affairs ordered all the companies to keep their balance sheet as per the format described in the Indian accounting standard. It is not a part of Basel norms, but क्योंकि commercial banks are basically companies doing banking activity, इन लोगों को भी ये वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, ये बेसल नॉर्म का पार्ट नहीं है, बट कमर्शियल बैंक्स भी क्योंकि बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इनको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो करने हैं. आरबीआई हैव द पावर टू नोटिफाई इट्स इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन ऑन बैंक्स. क्लियर? रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स बैंक. इफ अ बैंक डज नॉट हैव, देखिए अगर कोई बैंक है जिसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो बेसल 3 नॉर्म्स को उसके अकॉर्डिंग चल सके, तो वो डेट इशू कर सकता है, मतलब बॉन्ड्स एंड इक्विटीज भी, शेयर्स भी, टुगेदर न्यू कैपिटल गैदर करने के लिए. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक स्कीम आई है इंद्रधनुष प्लान for phase recapitalization of public sector bank with 70,000 crores from 2015 to 2018, और एक हर एक इंडिविजुअल पीएसबी को फंडिंग मिलेगी बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स. ठीक है, देखो बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन की, अगर कोई बैंक पे पैसे नहीं है, बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पा रहे हैं, तो वो डेट इशू कर सकते हैं, इक्विटी इशू कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, या ओके. बैंकिंग सेक्टर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. पहला है ज्ञान संगम 1, विच इज ऑन 2015, पुणे में है आया. फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक की, इंश्योरेंस कंपनीज की. उससे 3 रिजल्ट आए. ये 3 रिजल्ट आए, क्या क्या आए हैं? ये पब्लिक सेक्टर बैंक सीएमडी पोस्ट बाइफरगेट कर दी गई है 2 इंटू सेपरेट चेयरमैन एंड सेपरेट एमडी एंड सीईओ, जिससे कि बैंक एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से काम कर सके. इंद्रधनुष प्लान आया, मैंने अभी पीछे बताया, बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए 70,000 करोड़. और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई, बीबीबी, विच इज बैंक बोर्ड ब्यूरो. अब हम उसके बारे में अगर देखें, पर्सोनल सिलेक्शन बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में आया, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. इंटरव्यू एंड सेलेक्ट टॉप ऑफिशियल्स, एमडी, सीईओ, चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड सिडबी के लिए क्या सेलेक्ट करते हैं? टॉप ऑफिशियल्स. एक्चुअल अपॉइंटमेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड बीबीपी हेल्प करता है बैंक को इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रेजिंग कैपिटल फॉर बेसल 3. बीबीबी में एक चेयरमैन है, यूजुअली एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है, एंड कुछ और मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, विच रिप्लेसेस बीबीबी. तो बीबीबी के बाद क्या आया? बीबीबी को किसने रिप्लेस किया?
फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो विच गवर्नमेंट हैज रिप्लेस विद अ न्यू बॉडी टू कंप्लाई विद कोर्ट ऑर्डर। बाकी सारे फीचर्स और फंक्शन सब सेम है, ठीक है। कस्टमर सर्विस ईज एजेंडा 2018, ठीक है। ये हम कुछ बैंकिंग सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं जो आए, जैसे ज्ञान संगम 1, फिर आया पर्सनल सिलेक्शन बैंक बोर्ड ब्यूरो, फिर इसको रिप्लेस किया एफएसआईबी से। फिर नेक्स्ट हमने देखा कस्टमर सर्विस ईज एजेंडा 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने रिलीज करी ये ईज की फुल फॉर्म क्या है, इनहांस एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस फ्रेमवर्क टू मेक पीएसबी मोर रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर पीएसबी एनपीए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू किया एनपीए अकाउंट्स अप टू ₹50 करोड़ इन पीएसबी, ठीक है। कस्टमर सर्विस आरबीआई बीपी कनूगू कमेटी 2022 में आई, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किए कुछ रिफॉर्म्स अगेंस्ट बुलिंग हरासमेंट फॉर लोन रिकवरी एजेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये कमेटी के बारे में आपको पता हो, ठीक है। बहुत ही इसमें ना इतना समझाने की चीजें नहीं है, काफी बेसिक बेसिक चीजें, बट स्टिल हम लोग देखेंगे। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए जब बैंकर क्या करते हैं अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई भी कस्टमर्स को कमीशन अर्न करने के लिए, ठीक है। हमें जैसे कई बार बैंक्स वगैरह जो बैंकर होते हैं वो बेचते हैं कमीशन, ये पॉलिसीज बेचते हैं इंश्योरेंस की, तो कमीशन अर्न करने के लिए बेचते हैं, उनका पीछे से कमीशन होता है। जैसे इट बी मैनेजर सेलिंग एलआईसी पॉलिसी, तो ये सब इलीगल नहीं होता, ये अलाउड है, इसलिए ये लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग, जब बैंकर क्या कर रहा है एडिशनल सर्विसेज दे रहा है कस्टमर्स को, जैसे क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी इलीगल नहीं है, अलाउड है। मिस सेलिंग हो गई जब कस्टमर्स को क्या कर रहा है मिसलेड किया जा रहा है एक प्रोडक्ट के बारे में, इलीगल ये भी नहीं है, बट ये अनएथिकल है क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन तरीके से दी जा रही है। शेडो बैंकिंग हमने उस कल भी देखा था, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ये ऑपरेट करते हैं फुली और आउटसाइड दी ट्रेडिशनल कॉमर्स बैंकिंग सेक्टर, फुली रेगुलेटेड नहीं है बाय आरबीआई। ये मोबिलाइज करते हैं फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक से बोरो करके और इशू करते हैं कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है शेडो बैंकिंग की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट का मनी किसमें, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का और कमर्शियल पेपर्स में, तो ये होता है लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स। रिटेल एनबीएफसी जिसको जैसे कि गोल्ड लोन कंपनीज हो गई, एसेट फाइनेंस कंपनीज हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है। सेटअप कब हुई 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, शेयर होल्डर एलआईसी है, देन जापान ऑरिक्स ग्रुप, देन अबू धाबी ग्रुप एंड देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, ये 5 हमारे इसके शेयर होल्डर्स हैं, सबसे ज्यादा एलआईसी के हाथ में। आरबीआई ने लॉन्च किया है टीएलटीआरओ एंड स्पेशल लिक्विडिटी विंडो, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉलोइंग क्या क्या चीजें, पार्शियल क्रेडिट गारंटी, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, टारगेटेड हमने ये कल पढ़ा था ना, ये वही है, क्रेडिट गारंटी इनहेंसमेंट कॉर्पोरेशन। आरबीआई ने टाइट कर दिए नॉर्म्स ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है एनबीएफसी के लिए, उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टाइट कर दिया नॉर्म्स। बेसिकली एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट यही हो गया, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे हैं कि जिस किस तरीके से फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट कर सके, कम कर सके, मतलब कि जो भी मिसमैच आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी में उसको किस तरीके से कम किया जा सके, ठीक है। 2021 में आरबीआई ने 4 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज किया फॉर टाइटर रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज। कौन कौन सी 4 कैटेगरी थी, बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर। टॉप लेयर सबसे ज्यादा रिस्की कंपनीज है और उसके अकॉर्डिंग टाइटर कर दिया रेगुलेशंस। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम पीसीजीएस 2.0 ने क्या बताया, क्या स्कीम थी ये, टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट ओन बैंक्स इन परचेसिंग बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स ऑफ एनबीएफसीज, ठीक है। अगर एनबीएफसीज जो भी बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर परचेज करें एनबीएफसीज के, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देना किसको, स्टेट ओन बैंक्स को। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ कंफर्ट इफ अ बैंक गारंटी गिवन टू अनदर बैंक इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक बैंक ने दूसरी बैंक को गारंटी दे दी कोई भी फॉरेन कंट्री में। इंटरनेशनल लेवल बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस, कौन कौन से 2 क्राइसिस हुए थे, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस जो इस साल हुआ था, आपको पता है लास्ट ईयर हुआ था, यूएसए 2023, एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड 2023 में ही, दिस बैंक सफर्ड लॉस ड्यू टू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर इट यू कैन रीड अबाउट इट। अब हम बात करते हैं आरबीआई की इनकम सोर्सेज क्या है। आरबीआई के इनकम सोर्स क्या है, आरबीआई का इनकम कहाँ से आता है और उसकी इनकम में से आरबीआई कहाँ का फंड एलोकेट करता है। देखिए आरबीआई को इनकम मिलती है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सोल्ड होती है ओपन मार्केट, दैट आर नॉट सोल्ड इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। इंटरेस्ट मिलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो ओपन मार्केट ऑपरेशन से हम लोग नहीं बेचते हैं, जो चीजें नहीं सेल होती है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अदर बैंक, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड इन आरबीआई रिजर्व्स, सीनियर एज, ठीक है।
पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन एरेंट बैंक्स, कोई भी पेनल्टी लगती है तो उनको पैसा मिलता है आरबीआई को। अब जाता कहाँ का है, स्टाफ रिटायरमेंट फंड, प्रोविजन फॉर बैड लोन्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए जिसको हम कहते हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, इन सब एलोकेशंस के बाद प्रॉफिट इज शेयर्ड विद यूनियन गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आरबीआई एक्ट सेक्शन 47। ठीक है, समझ आ गया। बाकी का जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट किस में शेयर होता है, यूनियन गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है आरबीआई बिमल जलन पैनल 2018। तो आरबीआई ने सेटअप किया ये एक पैनल टू डिसाइड प्रिंसिपल्स, एक प्रिंसिपल डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से डिविडेंड ट्रांसफर किया जाएगा टू गवर्नमेंट। 2019 अगस्त आरबीआई बोर्ड ने अप्रूव किया बिमल जलन रिपोर्ट। इट अपडेटेड नॉर्म्स इन सच मैनर दैट आरबीआई विल बी एबल टू ट्रांसफर मोर डिविडेंड एंड सरप्लस टू दी गवर्नमेंट। इस तरीके से अपडेट हुआ है कि आरबीआई अब ज्यादा पैसा सरप्लस डिविडेंड गवर्नमेंट को देगा। रिफॉर्म्स के बाद आरबीआई ने स्विच कर दिया टू एनुअल अप्रैल टू मार्च फॉर्मेट अब चलने लग गया है, एंड देयर इज नो नीड फॉर इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स आए, ये रिफॉर्म्स बस पता होना चाहिए। ठीक है, Section 7 Directive and Urjit Patel resignation. Section 7(1) of RBI Act empowers the government to consult with RBI governor in public interest. कि अगर गवर्नमेंट को कंसल्ट करना है आरबीआई गवर्नर के साथ कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, सो या, थैंक यू सो मच।